Okay, we are live now. Okay, let's get started. Namaskar to everyone. Namaskar to all the members who have joined and who will be joining. This is Surinder Kaul from Houston, and today, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले एक दो महीनों से बहुत ही बड़े लेवल पे एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रहा है अबाउट कश्मीर कि स्पेशली कश्मीर फाइल्स के ग्लोबली रिलीज होने के बाद तो एक नेशनल कन्वर्सेशन हो रहा है, एक ग्लोबल कन्वर्सेशन हो रहा है, पर जो सपोर्ट इस मूवी को सभी भारतीय और भारतीय मूल के लोगों ने दिया है, जो प्यार दिया है, वो एक बहुत ही अद्भुत चीज है कि पिछले 32 वर्षों के बाद एक ऐसे लेवल का कन्वर्सेशन ग्लोबल लेवल पे आया है जो कश्मीर का सच है उसको उजागर करता है। इस कन्वर्सेशन में कई सारे लोगों ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है और जिनका नाम इस 32 वर्षों के धुंध में कहीं इधर उधर हो गया है, पर ये ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा का प्रयास है कि ऐसे लोग जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के अपने ड्यूटीज का निर्वहन किया, चाहे वो जर्नलिज्म में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो एक ब्लॉक के रूप में जो कश्मीर का टेरर फैक्ट्री था, जो इंडस्ट्री था, उसको एक्सपोज किया है। आज उसके आधार पे ये हमने एक वेबिनार बुलाया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथ इस समय जुड़े हैं मनोज रघुवंशी जी, ऐसे पत्रकार जिन्होंने 1989 में जरूर टेररिज्म के इनिशियल फेज में ऐसा पाइवटल रोल किया है जो कि हमें इंडियन आर्काइव्स में देखने को नहीं मिलता है। और मनोज जी ने, जिनका जो वो वायरल हुआ था इंटरव्यू विद पिटा कराटे और द कश्मीर फाइल्स के माध्यम से, एक ऐसा फाउंडेशन था सच का जो कि पूरा गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जुडिशरी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, लॉ एंड ऑर्डर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सपोज कर। मनोज जी, we are immensely thankful to you from not only the whole community, पूरा भारतवर्ष आपके इस योगदान के लिए बिल्कुल बिल्कुल नमन करता है। और इसी कड़ी में ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल रहा था, जो गवर्नमेंट्स थे इंडिया में, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, जो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस का रोल था, उसमें जो नाम हमारे सामने आए हैं, जो हमारे बीच हैं, आरवीएस मनी साहब, जो कि such a great bureaucrat who has been the Under Secretary of Ministry of Home Affairs in Internal Security, और उस समय क्या चीजें चल रही थी, क्या नेक्सस था, क्या पॉलिटिशियंस का नेक्सस था, क्या ब्यूरोक्रेटिक सेटअप का नेक्सस था, क्या सिस्टम फेलियर्स थे, उन उनके उनसे आज हम डायरेक्ट रूबरू होके उनसे बात करेंगे। और मुझे मालूम है उनकी निष्ठा और उनकी ऑनेस्टी, और इसकी वजह से उनको काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, काफी टॉर्चर का सामना करना पड़ा। टॉर्चर, आई एम यूजिंग दिस वर्ड टॉर्चर, क्योंकि सबों को पता चले कि क्या हो रहा था उस समय, किस तरह से ये नेक्सस काम कर रहे थे, किस तरह से ये बिल्डअप हो रहा था। तो मनी साहब, वी आर इमेंसली थैंकफुल and the whole India is thankful for your immense contribution to expose this terror network.
एंड हमारे तीसरे जो गेस्ट हैं जो अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, ही इज अ वेरी बिजी मैन, a proud Dogra from Jammu who has been exposing this terror links and not only terrorism, also exposing the governance issues, bringing to the fore the people's problem. And I'm sure that he will find out some time to join. And again, he's a budding star from Jammu. So all ऐसे सभी लोग जो अपनी निष्ठा से काम करते हैं देश के लिए और सच्चाई के आधार पे बिना किसी मैनिपुलेशंस के, वो सच में समाज की ओर से ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की ओर से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता है। अमन, अच्छा, थैंक यू आशीष जी, आप ज्वाइन कर चुके हैं, आप ही की बात हो रही थी। तो ही इज अ बडिंग स्टार, वेरी यंग बडिंग स्टार। कुछ ही सालों में इन्होंने अपने ब्लॉग को इस लेवल पे पहुंचाया है अपनी मेहनत की वजह से कि कई सारे मेन स्ट्रीम मीडिया से भी ज्यादा पॉपुलर उनका ब्लॉग। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी हम सब उनके साथ जुड़ने के लिए। आप जो ये सेवा दे रहे हैं, ये जम्मू के लोगों के लिए ही नहीं, कश्मीर के लोगों के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए आप ये सेवा दे रहे हैं, उसके लिए आपको हमारी समाज से, पूरे भारत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे इस बीच, हमारे इस कार्यक्रम में जो जुड़ी हैं नीरजा कौल साधु जी, वो ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर है। और इसी तरह से उत्पल जी हमारे ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर है। तो हमने आज का कार्यक्रम 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले एक कन्वर्सेशन मनोज रघुवंशी जी के साथ होगी जिसको उत्पल जी कोऑर्डिनेट करेंगे। दूसरा कन्वर्सेशन आरबीएस मनी साहब के साथ होगी जिसको मैं कोऑर्डिनेट करूंगा। और तीसरा कन्वर्सेशन आशीष जी के साथ जिसको नीरजा जी कोऑर्डिनेट करेंगे। आज का एक कार्यक्रम है जिसमें हम कम बोलेंगे और सुनेंगे ज्यादा। तो इस कड़ी से हम जरा इसको स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। मगर ये भी बताना जरूरी है कि ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक रिजॉल्व है सारे सिविल सोसाइटी को जो हमारे समाज के हैं पूरे विश्व भर में इसको जोड़ने का प्रयास, और जितने भी हमारे मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलके एक आवाज, बुलंद आवाज का एक अटेम्प्ट है और जिसको सक्सेसफुली नेविगेट किया है पिछले कई वर्षों से। और ये भी बताना चाहता हूं कि ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा द कश्मीर फाइल्स का इनिशिएटर है, इसका इंटेलेक्चुअल, लॉजिस्टिक और रिसर्च पार्टनर भी है। और आज जो ये कश्मीर फाइल्स का मिशन है अभी यूनाइटेड किंगडम पहुंच गया है और आज पहला ही कार्यक्रम कुछ घंटों के बाद चालू हो रहा है यूनाइटेड किंगडम में। और वहां पे विवेक जी और पल्लवी जी को हमको पिछले पूरे 1 वर्ष से जो वो टूर चलेगा उसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो यूके के बाद वो जर्मनी जाएंगे, जर्मनी के बाद नीदरलैंड्स में उनका कई सारे कार्यक्रम हैं। तो लगभग 1 महीने का कार्यक्रम ये रहेगा और इसके माध्यम से भी कश्मीर के बारे में फिर से चर्चाएं होने लगी। तो फिर से आप सबों का स्वागत करते हुए लेट मी ओपन द फ्लोर टू उत्पल जी। Utpal ji, floor is yours. Kindly introduce Manoj ji and we will listen to your conversation. Thank you. नमस्कार। आज मेरे लिए और हमारे लिए ये बहुत हर्ष का दिन है कि मुझे पूरा ध्यान में है कि जब मैंने 1989 में मनोज रघुवंशी जी को पहली बार टेलीविजन पर देखा था और मुझे लगता है कि वो पहली बार था और मुझे ध्यान नहीं कि दूसरी बार कब उनको देखा था। मैं कश्मीर स्टूडेंट्स यूनियन जो हमारी थी उस टाइम, हिंदू युवक फोरम, मैं उसका प्रेसिडेंट था और मैं यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा था उस टाइम। और हम बहुत एक्टिव थे, हमारे साथ लगभग 400-500 यूथ जुड़े थे, बड़े हम बहुत एक्टिव थे। और हम चाहते थे कि जो कश्मीर में हो रहा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चले, ये इंडियन एजेंसीज को पता चले, इंडियन ब्यूरोक्रेसी को पता चले और वो कुछ एक्शन करे। और हम अपने सारे हरफे इस्तेमाल कर रहे थे,
हम अटल जी को, अडवाणी जी को और जो भी वहाँ उस टाइम सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको हम अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, ब्यूरोक्रेसी में पुलिस के अफसरों को, लेकिन हमको कोई उतनी सक्सेस नहीं मिली। लेकिन जिस दिन मनोज रघुवंशी जी का इंटरव्यू हमने टेलीविजन पर देखा तो मुझे एक आशा जगी कि शायद अब समय आ गया है कि भारत की जनता जाग जाएगी। ये जो ये न्यूज ट्रैक का ये वीडियो है, ये इससे जाग जाएगा पूरा हिंदुस्तान। और मुझे ये ध्यान में नहीं था उस टाइम कि ये एक हिस्टोरिकल, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंटरव्यू होगा, भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी। मनोज रघुवंशी जी, young, budding and smart journalist of early 90s, और जिस शिद्दत के साथ और जिस एक्साइटमेंट एंड विगर के साथ जो इंटरव्यू बिट कराटे का हुआ, मुझे लगता है कि मनोज जी की इंट्रोडक्शन यही है कि एक पत्रकार कैसे निष्पक्ष तरीके से सच्ची आवाज को सामने पहुंचाते हैं। I was very lucky when I was addressing press conference in hotel in Delhi with Agnihotri ji and Pallavi ji, and all of a sudden Agnihotri ji told me that Manoj ji is coming to be part of this press conference. I was very happy, and the moment press conference was over, we met Manoj Raghuvanshi ji, and he was very happy, and now we are in regular touch. And now he is inspiration for all of us. He is inspiration for young media people, and I think we need his guidance. But I will be very happy to ask him how he came to Kashmir, and आपने जो कश्मीर ही उस टाइम क्यों चुना? क्योंकि मुझे अजीब सा लग रहा है कि आप पहले जर्नलिस्ट हैं, पहले पत्रकार हैं जिन्होंने टेररिज्म की बात की कि कश्मीर में टेररिज्म होगा या चल रहा है। मनोज जी। मनोज जी अनम्यूट करिए आप। जी, मैं पहला पत्रकार नहीं था या पहला व्यक्ति नहीं था जिसको ये पता था कि कश्मीर में आतंकवाद फूटने वाला है। याद कीजिए, जब इंदिरा गांधी ने 1984 में जगमोहन को गवर्नर बना के भेजा था, जो कि उन्होंने 5 साल का टेन्योर पूरा किया, तो इंदिरा जी ने जगमोहन जी को बुला के कहा था कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं हैं और मैं चाहती हूं कि आप वहां जाएं और संभालें। और जगमोहन जी ने, उसके बाद इंदिरा जी की हत्या हो गई 84 में, और जगमोहन जी ने राजीव गांधी प्रधानमंत्री को बार बार लिखा, 3 बार, तो मतलब बिल्कुल साफ वर्णन है कि उन्होंने लिखा कि देखिए आज हालत फिर भी संभल सकती है, कल देर हो जाएगी। और बाद में जब वो दूसरी बार गवर्नर बने, जब ये आतंकवाद का वार हुआ और कश्मीरी पंडितों को जान से मारा गया, उनकी बेटियों को रेप किया गया, उनके मंदिर तोड़े गए, उनके घर लूटे गए और जलाए गए, मतलब पूरी की पूरी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी वैली को छोड़ के देश के दूसरे हिस्सों में आ गई। तब जगमोहन जी को, जिस रात ये आतंक का प्रहार हुआ 19 जनवरी 90 को, तब जगमोहन जी को रात को भेजा गया। तो मतलब और जम्मू भेजा गया, मतलब विंटर कैपिटल तो वही था। उसके बाद टेक ओवर करते करते उनको वक्त लगा, तो संभालते संभालते उनको 26 जनवरी को जो होने वाला था उन्होंने संभाल तो लिया कि 26 जनवरी को इस्लामी, एक इंडिपेंडेंट इस्लामी मुल्क की घोषणा ना हो जाए। लेकिन तब तक कश्मीरी पंडित बाहर आ चुके थे, मतलब ये बिल्कुल साथ साथ हो रहा था, दोनों चीजें साथ साथ हो रही थी। कश्मीरी पंडित वैली छोड़ के आ रहे थे और जगमोहन वैली जा रहे थे और संभाल रहे थे और कर्फ्यू लगा रहे थे, और ईदगाह श्रीनगर में वो नहीं हो पाया जो कि प्लान किया था आतंकवादियों ने कि एक इंडिपेंडेंट इस्लामिक रिपब्लिक की घोषणा कर देंगे।
तो मतलब ये बात इंदिरा गांधी को पता थी कि वहां पे गड़बड़ है, ये बात जगमोहन जी को पता थी कि वहां गड़बड़ है, उन्होंने राजीव गांधी प्रधानमंत्री को बताई थी कि वहां गड़बड़ है, राजीव गांधी ने फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री को बताया था कि वहां गड़बड़ है, और मुझे राजीव गांधी के विदेश मंत्री, जो कि मुझे बहुत प्यार करते थे, दिनेश सिंह, उन्होंने मुझे बुला के बताया कि कश्मीर में लल है और ये फूटेगा। तो मतलब एक ऐसी सोर्स से जिनके पास की बढ़िया से बढ़िया इनपुट्स, रॉ जैसे इनपुट्स पहुंचते हों, उनसे डायरेक्टली जब मुझे पता लगा कि वहां पे आतंकवाद फूटने वाला है, तो मैं ग्राउंड पे गया और सोर्सेज को कांटेक्ट करके, मतलब सोर्सेज बना के, कुछ को पहले से, जिन लोगों को मैं पत्रकारों को जानता था, और ग्राउंड पे शूट किया और साबित किया कि देखिए ये प्रमाण हैं जो कि आतंकवाद की ओर इशारा कर रहे हैं कि आतंकवाद फूटने की कगार पे है। मतलब जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर भारत का झंडा जलते दिखाया हमने। हिजबे इस्लामी के टेररिस्ट मास्क पहन के AK-47 लेके साफ साफ कह रहे थे कि इंडियन आर्मी हमारी दुश्मन है, हम जिहाद कर रहे हैं, हम इस्लामी इनकलाब कर रहे हैं। डीजी पुलिस गुलाम जिलानी पंडित ने कहा कि हमारे लड़के अक्रॉस द लाइन गए हुए हैं, मतलब LOC के उस पार गए हुए हैं और ट्रेनिंग पाके आ जाएंगे, और मैंने कहा आप रोक नहीं, आप बॉर्डर को सील नहीं कर पाएंगे। उन्होंने माना। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब हमारे लड़के वहां ट्रेन हो रहे हैं तो क्या ये बात गलत है कि पाकिस्तान ये कर रहा है, इसको मतलब कहना सोचना गलत है। तो मतलब कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि जो मैंने वहां पे शूट किया वो औरों को न पता हो, ये बात नहीं थी। अफसोस की बात यह है कि बाकी मीडिया ने ये काम नहीं किया। तो नतीजा क्या हुआ कि जैसे बॉलीवुड ने 32 साल तक खामोशी बरती, कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो आतंक हुआ उसके ऊपर उल्टा काम किया, बल्कि कि जब वो कश्मीरी आतंकवाद पे कोई फिल्म बनाए तो बजाय इसके कि वो बताएं कि क्या हुआ, उल्टा वो उस आतंकवाद को जस्टिफाई या ग्लैमराइज या रोमांटिसाइज करते थे। और फिजा फना जैसी मूवी, मतलब फिजा में क्या दिखा रहे हैं कि एक मुसलमान लड़का आतंकवादी क्यों बना, क्योंकि दूसरे धर्म के लड़कों ने उसकी बहन को छेड़ दिया। मैंने तो आतंकवादियों का इंटरव्यू किया, बिट्टा कराटे का, हिजबे इस्लामी का, और कई लोगों का इंटरव्यू मैंने देखा, मतलब यासीन मलिक का, यहाँ की मीडिया, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस पे, कभी हाफिज सईद ने, कभी उसामा बिन लादेन ने, कभी इशफाक मजीद वानी ने, कभी अफजल गुरु ने या किसी और आतंकवादी ने कभी नहीं कहा कि मैं आतंकवादी इसलिए बना कि मेरी बहन को छेड़ दिया। ये हमारे फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो कि आतंकवाद को केवल जस्टिफाई नहीं करना चाहते थे, हम लोगों को इस हद तक गुमराह करना चाहते थे कि एक्स और वाई एक्सिस में हम लोग पाताल लोक में पहुंच जाएं, हम जीरो तक ही ना पहुंच पाए। तो हम मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या करेंगे जब डायग्नोसिस ही नहीं होगी, तो इलाज क्या करेंगे हम। कश्मीर फाइल से ये समस्या सुनी कि 32 साल बाद विवेक अग्निहोत्री ने झकझोर के सारे देश को जगा दिया। तो ये पॉलिटिकल क्लास में भी नरेंद्र मोदी जरूर गए थे झंडा फहराने श्रीनगर, लाल चौक पे, मुरली मनोहर एकता यात्रा, लेकिन बाकी पॉलिटिकल क्लास, मतलब सोनिया गांधी, राजीव गांधी, मुलायम सिंह यादव, आज जो ममता बनर्जी इतनी बड़ी बन रही हैं, अरविंद केजरीवाल चलिए नहीं थे उस समय, ये लोग चुप रहे, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो हमारी मीडिया खामोश रही, हमारी पॉलिटिकल क्लास खामोश रही और बॉलीवुड खामोश रहा। तो ये समस्या इतनी मतलब कश्मीरी पंडितों को जो इतना सफर करना पड़ा, इतना नुकसान, इतना दुख, इतनी कैजुअलिटीज देखनी पड़ी, इतना जेनोसाइड हुआ, मैस रेप्स हुए, इतनी तकलीफ से उनको गुजरना पड़ा क्योंकि ये लोग सच बोलने को तैयार नहीं थे, सच को दबा रहे थे। ये मनोज जी मैं बीच में आपको बोलना चाहता हूं कि जब ये आतंकवाद, हम कश्मीरी हिंदू निकले और मार्च अप्रैल में हम में जुलूस निकाल रहे थे, तो एक कश्मीर
इनिशिएटिव करके एक ग्रुप बनाया था गवर्नमेंट ने, और उसमें जॉर्ज फर्नांडिस थे, केदारनाथ साहनी जी थे, गुलाम रसूल कार थे, और एक चौधरी थे सीपीएम के। और जब हम परेड ग्राउंड से जम्मू गेस्ट हाउस में जुलूस ला रहे थे, और हमने बोला जी ये डेलीगेशन हमको मिलने बाहर सड़क पर आए, तो मैं गया अंदर उनको लेने के लिए, और ये जो मेंबर था पार्लियामेंट का, ये मुझे कान में बोल रहा है इस बात को ज्यादा मीडिया को मत बोलो कि आपके साथ क्या हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। दे वांटेड टू स्कटल इट, दे मतलब, और कुछ मीडिया ने इसका साथ भी दिया और ऐसा बदनाम किया जगमोहन को, इतना फॉल्स नैरेटिव चलाया जैसे हम कश्मीर से पिकनिक करने के लिए दिल्ली और जम्मू और दिल्ली और बाकी शहरों में थे। मनोज जी। जी देखिए, जगमोहन पे जो आरोप लगाया गया कि उन्होंने कहा कश्मीरी पंडितों से कि आप लोग वैली छोड़ के भाग जाइए ताकि मुझे मुसलमानों को मारना संभव हो। देखिए, अगर उन्होंने, पहली चीज तो उन्होंने ये कहा नहीं, ये मैं जानता हूँ, मैं जगमोहन जी को जानता था, बहुत अच्छे से जानता था, कई बार उनका इंटरव्यू भी किया। मैं उनके बेटे को भी जानता हूँ, हाईकोर्ट के जज हैं दिल्ली हाईकोर्ट में। उनकी बहू नूतन मनमोहन मेरे साथ न्यूज ट्रैक में, जिसने ये सारी कवरेज की, उसी न्यूज ट्रैक में नूतन मेरे साथ थी। तो मतलब जगमोहन ने ये बात कश्मीरी पंडितों से नहीं कही थी, ये बात सही है। लेकिन अगर मान लीजिए थ्योरेटिकली एक पल के लिए मान लीजिए कि एक आदमी ने गवर्नर की हैसियत से कश्मीरी पंडितों से ये कह भी दिया हो कि तुम लोग यहाँ से छोड़ के चले जाओ, क्या पूरी की पूरी कम्युनिटी अपना सब कुछ, घर बार, नौकरी, रोजगार, सालों साल पुश्तों से चला हुआ बिजनेस, बाग बगीचे, सारी प्रॉपर्टी, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ छोड़ के भागेंगे और 32 साल तक वापस नहीं जाएंगे? अगर आतंक इतना ज्यादा नहीं होगा, अगर इतनी ज्यादा हत्याएं, मैस रेप, मंदिरों को तोड़ना इतना ज्यादा नहीं होगा कि बिल्कुल असहनीय हो जाए, तो क्या 32 साल से वापस न जाने का कोई कारण है? जगमोहन जी को तो हटा दिया गया था कुछ ही महीने में, मतलब मई के, मतलब जनवरी में वो गए थे 90 में, और मई में हटा दिए गए थे। तो मुफ्ती मोहम्मद सईद तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जो होम मिनिस्टर थे। और वीपी सिंह भी मतलब किस मानसिकता के थे हम जानते ही हैं, जो प्रधानमंत्री बन गए थे। तो मतलब जगमोहन जी को टाइम ही क्या मिला, और कश्मीरी पंडित उसके बाद 32 साल तक नहीं गए वापस, आज भी नहीं जा पा रहे हैं, और राहुल भट्ट को मारा गया है अभी। तो मतलब इसमें कोई शंका ही नहीं है कि वहां पे आतंकवाद आज भी उतना ही प्रबल है। और जब तक ये आतंकवाद खत्म नहीं होगा, जब तक वहां पे हर AK-47 शांत नहीं होगी, एक भी हैंड ग्रेनेड नहीं होगा, एक भी रॉकेट लॉन्चर, कोई भी हथियार नहीं होगा, जब तक आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक कश्मीरी पंडितों के लिए वहां पे जान का खतरा है। जो राहुल भट्ट के साथ बीती, वो किसी के ऊपर भी जान का खतरा हो सकता है। ये हमको आतंकवाद, जगमोहन ने मुझसे कहा था कि आतंकवादी को जब तक घुटने पे न बिठा दो, उससे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे पहले तुमने उससे बात करी तो वो सोचेगा कि मैंने इससे झपट के लिया है, छीन के लिया है, और उसका दिमाग खराब हो जाएगा। जब हमने रुबैया के बदले में 5 आतंकवादी छोड़े, उसका दिमाग खराब हो गया, और उसने कहा कि अगले महीने 26 जनवरी को मैं इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दूंगा। दिमाग खराब हो गया। तो जगमोहन का कहना था कि जब तक आतंकवादी घुटने पे ना बैठा हो, तब तक उससे बात करनी ही नहीं चाहिए। इस आतंकवाद को, मनोज जी, आपने अपनी आंखों से 89-90 में आतंकवाद किस चरम पर था, और हम सबको पता है कि ये पाकिस्तान करवा रहा है, ये ISI करवा रहा है, और उनके जो दुरंदे हैं, उनके जो लोग कश्मीर में हैं, जहादी हैं, वो करवा रहे हैं। आपको नेशनल रेस्पॉन्स क्या लग रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और हाउ द पीपल ऑफ इंडिया आर रेस्पॉन्डिंग टू इट? देखिए, इस पूरे 32 साल में आज भी देखिए, कश्मीर फाइल के आने के बाद भी लोगों की जो वो लिबरल, सेक्युलर, प्रोग्रेसिव, इंटेलेक्चुअल वाली जो क्लास है, वो बरखा दत्त वाली,
आज भी ये लोग कश्मीर फाइल्स की ऐसी बुराई कर रहे हैं कि या तो ये बननी ही नहीं चाहिए थी, या इसको दिखाना नहीं चाहिए, या आपको देखना नहीं चाहिए, और अगर आपने देख भी लिया तो ये देश के अंदर मतलब नफरत का माहौल पैदा कर देगी। और राहुल भट्ट की हत्या कश्मीर फाइल्स की वजह से हुई, जैसे कि कश्मीर फाइल्स के आने से पहले तो सब अमन चैन ही था, कोई हत्या तो हुई ही नहीं थी। मतलब ये लोग 32 साल से कुछ नहीं बोल रहे थे, ये इनका पहला पाप है। अब जब कश्मीर फाइल आ गई और सबको सच पता लग गया कि वहां पे जेनोसाइड हुआ, वहां से एक्सोडस हुआ, तब भी ये रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये इनका दूसरा पाप है। और ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, लोगों को इन्हें मजबूर करना पड़ेगा। मतलब एक एक करके इन्हें मजबूर करना, जैसे यासीन मलिक के खिलाफ एक सजा हुई है, ऐसे एक एक को जो गुनाहगार है, जब तक कि उसको दुरुस्त नहीं किया जाएगा, तब तक ये लोग अपने आप ठीक होने वाले मुझे नहीं लगते। मनोज जी, मैं आपको, आपका पूरा जो हिंदुस्तान, पूरी दुनिया आपको इस बात से जानती है कि आपने जो बिट कराटे के को इंटरव्यू किया, और आप उस टाइम सहम गए और सारे लोग सहम गए जब उन्होंने बोला शायद मैंने 20 कश्मीरी पंडितों को मारा है या और भी मारे होंगे, इसका मतलब है 40 तक मारे होंगे। और उसके बाद आपने उनसे पूछा कि अगर क्या वो बोलते आपका अपने भाई को मारना, बोले हाँ मैं भाई को भी मारता। अच्छा, माँ को? तो हाँ, माँ को भी मैं मारता। तो मतलब इस पर आप जो आज की जनरेशन है उनको बता दीजिए कि कैसा रहा वो इंटरव्यू। देखिए, मैंने जब बिट्टा कराटे से ये पूछा कि ये आप भाई और माँ को मारने के लिए तैयार हो जाते, इशफाक मजीद वानी अपने एरिया कमांडर के कहने पे, आपकी हालत तो गुलामी से भी बदतर है। तो उसने जो बात कही, वो बात बिल्कुल मर्म है, उसके उसकी जिहादी मानसिकता का बिल्कुल कोर है। उसने कहा देखिए, जब वो ज्वाइन करवाते हैं तो वो हलफ उठवाते हैं। हलफ मतलब एक एक सौगंध, ओथ उठवाते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो कहा जाएगा वो करना पड़ेगा। तो आप पहले से आपने हलफ उठा लिया, मतलब जैसे भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, अब पहले से ही प्रतिज्ञा कर ली। अब कौन राजा बनेगा, वो कैसा होगा, वो क्या आदेश देगा, कुछ पता नहीं है, लेकिन प्रतिज्ञा कर चुके हैं। तो इसने भी हलफ उठाया कि आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार। ये जिहादी मानसिकता समझनी बहुत जरूरी है कि वो किसी भी हद तक जो देखिए अपनी माँ को मारने को तैयार है, वो भारत माँ के प्रति कोई आदर का भाव रखेगा, ये तो मैं उम्मीद ही नहीं करता। तो उसने जो जो बातें कही, देखिए बढ़िया बात क्या है कि वो तबाक से जवाब देता था। मैंने कहा कि जब आप किसी को मारते थे तो आपके सामने तड़पता होगा या मर जाता होगा, तो आपको लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंसान हूँ, इंसान की जान ले रहा हूँ। उसने ईमानदारी से बताया कि पहले पहले लगता था, बाद में नहीं। तो मतलब वो जिहादी मानसिकता का देखिए करते करते वो इतना इनसेंसिटिव हो जाता है कि अब उसको भाई को मारने, माँ को मारने में कोई दिक्कत नहीं है। और किसी दूसरे इंसान को, मतलब सतीश टिप्पू तो उसका सगा दोस्त था जो पहला मर्डर उसने किया, उसको कोई दर्द नहीं हुआ, कोई ग्लानि नहीं हुई। वो घर से बुला के ले गया, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मार दिया। तो मतलब इतना इंसेंसिटिव हो जाता है ये जिहादी माइंड, इतना इंसेंसिटिव हो जाता है कि उसको दूसरे इंसान को तड़पते देख के ये दर्द भी नहीं होता कि ये इंसान है और मैं क्या कर रहा हूँ। मनोज जी, मैं इसके आगे आपको इसी बारे में पूछना चाहता हूं कि बिट कराटे को अरेस्ट भी किया गया और कई आतंकवादियों को अरेस्ट किया गया। पहले तो ये एफआईआर ही दर्ज नहीं होते थे। जितने भी मर्डर हो गए, जितने भी जिन्होंने शहादत दी, जो बलिदान हुआ कश्मीर में, एफआईआर ही नहीं है सब। अब जब एफआईआर भी है, उसको फिर आगे उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिट कराटे जेल में रहा। आपको कैसे लगा जब आपने सुना कि बिट कराटे ने इतना कत्लेआम करके उसको कोर्ट ने छोड़ दिया, उसको रिहाई हुई जेल से? आपको कैसे लगा?
जी, मैं तो दंग रह गया, बल्कि मुझे आज तक ने और इंडिया टुडे का पहला जो वर्जन होता था, हेडलाइंस टुडे, राहुल कंवर उसका तभी एडिटर था, इन दोनों ने मुझे आधे-आधे घंटे के 2 बैक टू बैक लाइव में बुलाया और पूछा कि बिल्टर कराटे को ऐसे-ऐसे कोर्ट ने इस आधार पे छोड़ दिया कि साहब प्रोसिक्यूशन ने अपना काम ठीक से नहीं किया। और बिल्टा कराटे आप पे ये आरोप लगा रहा है कि आपने जबरदस्ती डंडा मार के उससे वो कहलवा लिया, जो कि उसने इंटरव्यू में कहा। तो मैंने पूछा, मैंने कहा एक बात बताइए कि अब तो वो बाहर आ गया है, अब वो कौन सी ऐसी बात कह रहा है जो उसने इंटरव्यू में नहीं कही? क्या वो अब भारत को तोड़ने की बात नहीं कहता? मतलब जो इंटरव्यू में उसने कही मानसिकता उसकी वही है। डंडा मार के मैंने क्या कहलवा लिया जो बाहर आके वो नहीं कहने को तैयार है? तो बिना बात के काहे को वो ये एक अपने आप के बचाव में ये झूठ बोल रहा है कि डंडा मार के कहलवा लिया। 2006 में जब उसको, मतलब जब राहुल कंवर के वाले हम प्रोग्राम में थे, तो डीजीपी जम्मू कश्मीर आए प्रोग्राम में। तो हमने पूछा कि साहब बिट्टा कराटे क्यों रिहा हो गया? तो बोले कि देखिए इस केस की बुनियादी जानकारी मुझको नहीं है, डीजीपी। तो मैंने राहुल कंवर से अच्छा वो ये कह के और मतलब डिस्कनेक्ट हो गए। तो मैंने राहुल कंवर से कहा लाइव में, मैंने कहा राहुल, ये आपके प्रोग्राम में आ रहे थे डीजीपी, इनको पता था क्या टॉपिक है बिल्टा कराटे? इतना बड़ा टॉपिक है और इनको बुनियादी जानकारी नहीं थी, ये बात गले के नीचे उतरती है क्या? तो राहुल को भी झटका लगा। मतलब जो छोड़ा वो इन लोगों का दिमाग खराब हो गया था। बिट्टा कराटे, यासीन मलिक, सबका। यासीन मलिक तो जब यहाँ पे टीवी वाले प्रोग्राम में आता था, जहाँ पे कॉन्क्लेव में उसको मतलब यूथ आइकॉन बना के पेश किया जाता था या किसी बड़े प्रोग्राम में, वो तो बड़े रुआब से बड़ा ही उसको टॉक डाउन टू पीपल कि देखो बहन सुनो, एक पॉलिटिकल बिलीफ होती है, मतलब आप मासूम लोगों को जान से मार रहे हैं, ये पॉलिटिकल बिलीफ है। कहता है अब, मतलब अब कह रहा है कि 1994 से पहले, मतलब 1994 के बाद मैं बिल्कुल गांधीवादी रहा हूं। मतलब 1994 से पहले तो आप आतंकवादी थे ही ना, ये तो आप कबूल ही कर रहे हैं ना, अगर आप उसके बाद गांधीवादी बने। और उसके बाद पथराव, जो बुरहान वानी वाला वो पथराव वाला दौर था, जिसमें यासीन मलिक और बिट्टा कराटे सब पैसे बटोर के और ये करवा रहे थे पथराव, तो आपने तो खुद ही कबूल किया कि आप टेरर फंडिंग में शामिल थे, टेरर ऑर्गेनाइजिंग में शामिल थे। तो फिर काहे के महात्मा गांधी थे आप? मतलब बिना बात के ड्रामे और कश्मीर में लोकल नेता कह रहे हैं कि साहब बड़ी एक शांति की प्रक्रिया चल रही थी और इस फैसले से उस शांति की प्रक्रिया में बाधा आएगी। अरे भैया, काहे की शांति की प्रक्रिया चल रही थी? हमको तो दिखाई नहीं दी। शांति की प्रक्रिया का पहला सबूत ये होगा कि जिन कश्मीरी पंडितों के घरों पे जबरदस्ती कब्जा किया गया है, वो घर तो आप पहले खाली करिए और आप कहिए कि साहब आपका घर है, आप आइए। आप आए ना आए आपकी मर्जी, हमने खाली कर दिया। आपने कौन सा कदम उठाया जिसमें हमको पता लगे कि आपके मन में शांति की भावना भी है, प्रक्रिया भी हुई है? बिना बात के ड्रामेबाजी हो रही है। मनोज जी, अगर मैं 2 लाइनों में आपसे उत्तर उत्पल जी 1 पूछूं। सेकेंड, उत्पल जी हाँ 1 सेकेंड. I know Manoj ji, we have some other guests हाँ, also. आई वाज अगर वो राउंड खत्म हो जाएगा फिर then we'll talk हाँ, again. ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, you can conclude Utpal. हाँ। मनोज जी, जी, You can conclude मैं before we move to the next segment. अगर एक या 2 लाइन में ये आपसे पूछना चाहूंगा कि जो ये यंग जर्नलिस्ट और ये मीडिया हाउसेस है, उनको क्या एडवाइस है आपकी तरफ से? देखिए, सच बोलने की हिम्मत रखें और पॉलिटिकली करेक्ट, यानी कि देखिए पॉलिटिकली करेक्ट का मतलब है फरेब, झूठ, असत्य, अधर्म, अंधकार। पॉलिटिकली करेक्ट ना बने, जो सच सच बात है वो बोलते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आएंगे आपके पास में सुरेंद्र जी। धन्यवाद। थैंक यू मनोज जी। आपके जो एलिमेंट्स कमिंग फ्रॉम यू, आपके जुबानी सुनने में ऑडियंस को एक पता चलता है कि ऑथेंटिक रिपोर्टाज जो था उसके मायने क्या होते हैं और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। सो दूसरे सेगमेंट में वी हैव अ वेरी प्रोमिनेंट, a very honest, a very brutally honest bureaucrat, Shri RVS Mani Sahab, who has served as Under Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India, in internal security. तो इसका मतलब है that he had access to all the information and what was being done to that information by the politicians, by fellow bureaucrats, and how the nexus was growing. So RVS Mani Sahab, the floor is yours. We once again thank you immensely for connecting with us, and your information will be very vital to a common person, that how these things that we have landmine of information, how it is being taken care of by the politicians, by the bureaucrats, by those nexuses. So floor is yours. I will give you uninterrupted time to speak about your experience in context of Kashmir, in context of other issues that has been bothering India. But let me also add that besides being a very honest bureaucrat, he has been a very creative author. He has authored several books, and many of them are popular. And one of them is The Myth of Hindu Terror, who he himself exposed about how this whole thing was being pushed into, and then about The Deception, another book. And kindly hold off. Have patience. We after Mani Saab, we have a very young Buddhist, a budding blogger and journalist from Jammu, a proud Dogra. So kindly stay tuned. It's going to be very interesting. So Mani Saab, floor is yours. Kindly unmute yourself. Mani Saab, you are muted. You have to unmute. Namaskar, Surinder ji, and other honored guests on this show. Surinder ji has really given a wonderful, eloquent introduction of myself. I don't know whether I fit into that, but I will honestly try to do justice to the entire thing. Internal security, of course, counter-terrorism, law and order, all those things were my domain area, which also to a great extent, although there is a separate Kashmir division in that, we had a lot of information sharing, intelligence inputs and all. And incidentally, my previous speaker, respected Raghuvanshi ji, has elaborated a lot on that. That is pinpointed accuracy. So I will slowly classify my time into few, like what happened during the 2000 first decade of the 2000 of the new millennium, and what happened a little later, and what is the road ahead. Basically, the secular government which was voted in 2004 by default or by design or whatever it is, landed into the government, and we had a home minister who was a little unattached. I have written the word unattached from his responsibilities. And most of the entire operationally, the home ministry was done from somebody whom I have named, Mr. Digvijay Singh and his cronies. And that is how the entire problem started. Repeatedly, terror attacks were happening, whether it was the
Shramjeevi Express, whether it was the Banaras, Varanasi Kant Station and Sankat Motion, whether it was the Indian Institute of Science, and the terrorists were always, whether it was the, whatever the terrorists were always coming from a particular community. So, on the day 1st of June 2006, the top brass of the Indian Home Ministry had gone to Pakistan, like always. Whenever they go to Pakistan, there is a disturbance in India. The RSS headquarters, there was a bomb blast. I was hauled up. I was the senior most person in the internal security division. Generally, the Home Minister does not call anybody below Joint Secretary, but due to the fact that all of them were at the I was called into the chamber of the Home Minister. He was sitting in a reclining chair and relaxing, but I was confronted by two members inside, two strangers. One I could recognize because of his prominence, that he was Digvijay Singh, and another was whom I later came to know was Hemant Karkare. Seeking to dig out information on whether there is a Hindu terror, any terror by the Hindu groups. I said, not to my knowledge. Please, I have been dealing with it. There is not a single case. He said, you go and engineer one. I said, I cannot engineer one. It is only the investigation officers have to tell me. We don't write essays. There was a confrontation and I came back, I recorded this, and as soon as my officers came, I informed them that this has happened. Suddenly thereafter, basically any terror attack in the country, we always used to receive an information. Outer limit was 24 hours, but suddenly we get an input that there has been a terror attack which had held in 3 months back in 20th July in Nanded. There a Bajrang Dal worker was doing like this. It was handed over to our friend CBI. And one of the officers of the CBI, the Chief Investigating Officer, very senior level, concluded that it was there no terror angle to it, because a workshop being set on fire to make a false insurance claim. And incidentally, the owner of the workshop used to visit the Bajrang Dal office. And that is how the first Hindu terror was seen. I have explained it in my book. Subsequently, the Samjhauta blast. The Samjhauta blast is a beautiful case. Pakistan has engaged Arif Kasmani, an organized crime syndicate fellow from Karachi, to execute this blast. He did it, whereas the Indian government said it is a Hindus who have done the blast. This Arif Kasmani goes to US and all over the world and said, I have done it, please tell the Indian government, because his payment was held by the Pakistan ISI. And as a consequence, he was the perpetrator himself is doing a PR work that it is my work. But Indian government says, no, it is our Hindus who have done it. That's a very beautiful case. Now, truth has come out, so has it come out in Makkah Masjid. So, Malegaon, it is lingering on. Malegaon 1, Malegaon 2. Mr. P.K. Jain, the IG, Nasik Rural at that time, had come and said, I have also said it in my book, that Ahle Hadith, some people call it Ahle Hadith, a group which is for absolutely fundamentalist Islamic Hadith laws. They go for Nasiha compliance. They were the group who intelligently brought the blast. But somehow an Indian Army officer and a few others were brought in, framed, and that they are still facing the trial. The trial is not complete. That is my only concern. I know that they will. My book has been adduced as a evidence in that case also. I have written so many facts which have not been repudiated by any of the stakeholders anywhere in this world.
So that is the true story of how the Hindus were made terrorists. The previous speaker, Raghuvanshi ji, respected Raghuvanshi ji, has already explained about how the jihadi mindset works. But the jihadi mindset was also harnessed and nurtured by the political parties in India, like the one which I have just explained, like several other factors. Now, there was a bomb blast in UP in district courts on the 21st of November 2007. I have gone on record and said it can be verified that at least 3 inputs were sent to our Chief Minister, the DGP, everybody, that there is expected to be bomb blast in district courts in United Uttar Pradesh, Jaunpur, Lucknow, and Varanasi. Please take action. Because the perpetrators were some Haji from Pratapgarh, they are foolproof. She did not take any action. She did not take any action. And later on, it was found like. Another very interesting thing is, 1st January, the year 2008 was the bloodiest year for Indian nation. We had the maximum number of terror attacks. It started, the new year started with a terror attack in Rampur CRPF camp. I have visited the place. There were encroachments, there were the huge road, but the state government we had been writing to the state government to close it. The CRPF IG had been writing, but they did not take any action. It was all encroached. I do not know Muslims, whether they were Bangladeshis or not, I do not know. That's one part of the story. It is also in the investigation proved that a Kashmiri militant reformation and rehabilitation scheme had been recruited into CRPF and he has posted there. And he had played a key role. These are all matters of record for that. Coming to Kashmir, I also had the chance of going through a lot of documents on Kashmir. And once I was supposed to prepare a brief for a set of interlocutors headed by Mr. Philip Padgaonkar, Radha Kumar, etc. That is the first time I read the Article 370 completely. I said it does not require a solution. It is a this problem ceases to exist. It is an illusory problem. Ordinarily, we should have either removed the effect of 370 as per the written constitution provisions, taken out from the instrument of accession, that the effect of 370 should have been in the withering clause, either in terms of domain of governance or in terms of geographical regions. When I wrote this, I was roasted over coals and so many things happened. It's all experience I do not want to recollect. Similarly, in 2009, the Ishrat Jahan case also, which is the most celebrated case, I have been vindicated after the court itself had said that she was a, although I had been saying that of the 4 people killed, 2 were Pakistanis. What were they doing illegally living in India and what was she doing with 2 Pakistani car? But no media house at that time took cognizance of the fact that of the 4 people killed in the Nishagar encounter, in a crossfire, I don't call it encounter, it was crossfire, because Jishan Rana, the Pakistani, fired at the Gujarat police first. These are all forensic science record, I am not saying it. Again, coming to Kashmir. 2010, 2007, with the help of a very senior, that time a senior officer in J&K police, we had compiled the asset base of 21 separatist leaders. The government did not take any action. Again in 2010, it was updated, it was again put up. The government did not take any action. Then,
in 2014 or 15, somewhere from there, some gentleman had been married, relative marriage, he belonged to the same ethnic group. He had the ears of the Home Minister and Prime Minister maybe. So he was just, during a chatting, I said, this is what happened. A journalist also, he has been a journalist also. He said, where will the information be available? I said, it will be available next week. He said, I have told the people to work on it, then leave it. Because that is enough. Because that 21 separatist leaders asset base will put any industrialist to shame. Then into then I got the progress that it is being developed. The information is correct. It is being updated in May 2017. NIA raid, you may be aware, were held in May 2017. And the conviction of Yasin Malik is under that case. And the conviction could happen because the trial was held in Delhi. Your Pitta Karate case, the trial is still going on in Kashmir, Srinagar. I have been taking up with many of my friends who are Kashmiris who come to me. I said, please move an application so that the trial should be shifted to Delhi, because last time the council was not provided security by the J&K government. Why I am telling you, Manoj Sinha alone cannot reform things. It is a matter of fact, it has been underlined by SP Baid, the former DGP also, it has been underlined by many others, that at one point of time, appointments in Kashmir government services used to be happening on the phone call from Masood Azhar. So the entire civil service, the operational level, lower level and operational level, is infested with jihadis and Masood Azhar loyals. This government is finding them out through terrorist links and removing them slowly. You must be seeing daily, reading out that lot of these people. One doctor has been removed, one constable has been removed, officer for 14 electrical engineers, junior engineers have been removed like that. But it is still happening. It's a matter of fact. I think the subsequent speaker will tell it better. But it is still happening, and that is the reason I want. My previous speaker, Raghuvanshi ji, said in one case, the prosecution did not press or properly plead the case. That is the fear we have in other cases of, including Yasin Malik's killing of IAS officers case. All of them should be transferred to Delhi or Chandigarh or some other place. It will be the best, it will serve the best ends of justice. Only then the conviction can come. This is one part of the story. This is one part of the story. Plus, many of our people after 370, the displaced, you have not been declared refugee, you have been declared internally displaced. Utpal would have clarified it better. But after 370 abrogation, now you are entitled to reclaim the properties which were in your title prior to 1990. I am willing to help them through the process. This is a proper offer to you all. I have got one or two. Sakshi Mattu is there. She is Delhi based. You can connect with her, get me all the information. She will consolidate and bring it to me. Let us also get the property. Let us, you get your ancestral property titles back, because pre-1990 archival record, revenue records, we can do a lot of research and get it done. And this has to, the initiative has to come from the DJPD people. It cannot, the government will not show more to do it, nor do they have the wherewithal, nor do they have the babus who are all loyal more to the Pakistan than to the Kashmir. This is the reality. These are all facts. Another thing, in 1992, right from few years last, I have been saying that
Valley should be made as a separate entity, separate from Jammu. Because even now what is going to happen, even during those days, Mr. Raghuvanshi will confirm. Or you can take the annual plan of any of the years of Jammu and Kashmir presented by the Chief Minister in the National Development Council. 94% of the plan allocation, 92% used to go to Valley, 6%, 4 to 6% to Jammu area, 2% to Ladakh. Now Ladakh is much happier after getting union status. These type of, and this 94%, 40% of the total outlay used to be siphoned off, go into the hands of terrorists, contractors, and 1 or 2 prominent political families. These are all realities of Kashmir, which can be corroborated from records, from the audit. You can find in so many places where you can find out. These are all well within the knowledge of the bureaucracy. 2012, the annual plan is one of the biggest example. I think I will be able to locate it and share it. My disk crashed at that time. So that is the way it is. So these are all the fact constraints. Now you have the road ahead. I said the road ahead. We have to first get all those trials somehow located. The trial to be held somewhere outside Jammu and Kashmir, at least in Jammu. Now, if not in Kashmir, Sessions Court of Jammu can try, so that the witnesses and the counsels feel safe to do the prosecution work properly. Number one. Then in masse, you all have to go and work out with the government. Please give us our land titles back, which were snatched away from us. Of course, there have been cases where a person came from Kashmir to Jammu refugee camp and then on gunpoint got some property title signed. There are certain cases on which I cannot help, but certainly those who have not signed off anything can get back, try to get some title, some Kasra number, something, so that, because after my tenure in the Home Ministry, I worked as a secretary land, I know the land, Jamabandi and all that. So please don't worry about it. That's the reason I have told Sakshi Mattu, she is like a daughter to me. All of you can connect with her and get this. Whatever information we have, we will try to develop on them. That is what. These are the 2 road aheads I have already said. If you have any other questions, I am open to them. Thank you. Thank you, sir, for very eloquent informed our audience about the nexuses at that time and also the way forward. We are immensely thankful on behalf of Global Kashmiri Pandit Diaspora and our community to officers like you. And perhaps India is going on because of the officers like you, the upright officers like you, despite challenges from the politicians and other fellow people who fulfill their agendas through them. So on this note, without wasting any time further, I would hand over the floor to Nirja Kaul Sadhuji, who is the International Coordinator of GKPD, who will interact with our budding star from Jammu, who has won many hearts through his hard work and bringing in the issues of the people to the fore, irrespective of caste, creed, religion. And especially, I would like to take this opportunity to thank our Dogra brethren for accommodating us at the moment of crisis. We are highly indebted. And especially to Ashish Kohli for last several years, the way he has coming up, exposing this terrorism industry, exposing, and not only that, dealing with the people's issues day to day. And that is something really wonderful. So over to you, Nirja ji and Ashish ji. Thanks. Thank you so much, Surinder ji, Mani ji and Manoj ji. बहुत धन्यवाद आप दोनों का. और मनीष जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टच किया जो मैं एक्चुअली आपसे पूछने वाली थी. जो डीपर टेररिज्म है, जो infiltrate हुआ है into the education system, whether it's secretariat, it's the education department, it's the police force, or any top level
जहाँ पे विंटेज पोजीशंस में लोग काम करते हैं एंड they brainwash these minds and get them lured into terrorism. Terrorism is not just picking guns and shooting somebody. It's very, very deep rooted into the community. So something needs to be done at the highest level, and that's what we are looking forward to. And you touched that topic, and thank you. So I didn't need to ask you anything. You really made my day for that. आशीष जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम सब आपको जानते हैं और ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं। आप डोगरा जर्नलिस्ट के नाम से बहुत मशहूर हैं, ब्लॉगर हैं, आप मीडिया पर्सनालिटी हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर हैं और जर्नलिज्म में आपका बहुत काम किया है आपने। 21 साल आपने काम किया है। सबसे बड़ी बात जो मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई, आपने 15 साल की उम्र में जर्नलिज्म ज्वाइन किया है। So of course I got this information from the net. तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन obviously जब तक जो ड्राइव होता है वो obviously कहीं से तो आता है। अभी आप JK मीडिया नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, आप कई सारे अवार्ड्स लिए हैं। I think I'll give you an opportunity to talk about yourself. थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। और मैं शुरुआत करती हूँ, सवाल जो मेरा पहला है, आप बहुत यंग थे जब एक्सोडस हुआ और क्योंकि जम्मू इम्पैक्ट हुआ टू अ मेजर एक्सटेंट, मेजॉरिटी जो कम्युनिटी थी हमारी वो जम्मू आ गई। तो आप बहुत यंग थे, आपको कब कैसे इस सब के बारे में मालूम हुआ, आपका रिएक्शन क्या था और वाज देयर एनी इम्पैक्ट इस सारे जो एक्सोडस या टेररिज्म जो हुआ ये जो चल रहा अभी तक, उसका कोई रोल है आपके जर्नलिज्म ज्वाइन करने में? सो दिस वाज समथिंग इंट्रीगिंग बिकॉज जब मैंने देखा 15 साल की उम्र में आपने शुरू किया है और आप सीधा जर्नलिज्म में गए, आपने एज अ कैमरामैन और एज अ रिपोर्टर, और अभी आप बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, हम आपको रोज देखते हैं। तो उसके बाद और सवाल पूछूंगी, पहले आप थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएं और कैसे आप इन्फ्लुएंस हुए टू गेट इनटू दिस प्रोफेशन। सबसे पहले तो धन्यवाद ग्लोबल केपी डायस्पोरा का, सुरेंद्र कोल जी का, मनोज जी को मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ इस डिबेट में जो पार्टिसिपेट करवाया आप लोगों ने मुझे। उत्पल जी, नीरजा मैम और RVS मैनी जी को मेरा नमस्कार। और मैं ये बात जरूर कहूंगा जो मैं कई बार ट्विटर पे भी लिखता हूँ, जय माँ शारदा। और मैं कुछ भी बात शुरू करने से पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगा जो शायद काफी देर पहले से इंटरनेशनल फोरम पे कही जाती, तो आज हम कश्मीर फाइल्स को जब लेकर आए हैं तो हम एक बड़ा अच्छा ग्राउंड तैयार कर पाते। वो ये बात है कि जिस कश्मीर को हमने खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा हमारा है। तो इस कश्मीर में हमारे कश्मीरी हिंदू पंडितों का खून बहा है। और जो आपने सवाल पूछा कि मैं अपने बारे में बताऊं, आपको मैक्सिमम इंटरनेट से पता चल जाएगा मेरे बारे में, बड़े सारे लोगों ने लिखा है इंटरव्यूज में जी। मेरा बर्थ 85 का है और जब 90s में ये बहुत बड़ा एक्सोडस हुआ, मैं उस समय सिर्फ 5 साल का था और सच बोलूं तो मुझे उस समय इतना नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ा होता गया, 9-10 साल का हुआ, तो जो कश्मीरी पंडितों के जो कैंप्स थे पुरखू में, उसके करीब ही मेरी मासी जी का घर है रूपनगर में। तो मैं उनसे कई बार सुन चुका हूं कि कैसे कश्मीरी हिंदू पंडितों को यहाँ पर जब लाया गया था, टेम्परेचर अलग हुआ, कितना उनको प्रॉब्लम हुई, किस तरह से पानी भरना पड़ता था लाइनों में लग के। तो हमारी मासी जी और सुनाते हैं कि वो खुद उनके आंखों में आंसू आ जाते थे वो सिचुएशन देखकर। और जब मुझे ये पता चलना शुरू हुआ और मैं इस फील्ड में आ गया और मैंने कश्मीरी पंडितों को लगातार कवर करना शुरू किया, फिर मैं जगती जाना शुरू हुआ, क्योंकि जब मैंने जर्नलिज्म में एक्टिवली रोल प्ले किया तब तक जगती टाउनशिप बन चुका था और वहां पर भी हमने वही कुछ देखा। आज भी वही है, आज भी कश्मीरी हिंदू पंडितों को अपने क्वार्टर लेने के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है। आज भी कश्मीरी हिंदू पंडितों को अपने क्वार्टरों की रिपेयर करवाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, पानी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, बिजली के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये वो कश्मीरी हिंदू पंडित हैं जिन्हें कश्मीर से जब निकाल दिया गया था, उनकी पूरी प्रॉपर्टीज को हड़प लिया गया। तो आज भी वो संकट कश्मीरी पंडितों को देखना पड़ता है। लेकिन मैं धन्यवादी हूं विवेक रंजन अग्निहोत्री जी का और सुरेंद्र जी का खास करके, और आपकी पूरे ग्लोबल केपी डायस्पोरा का, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स जैसी एक
एक ऐसा रेवोल्यूशन लाया है, ऐसा सच सबके सामने लाया है कि आज कश्मीरी हिंदू पंडितों के लिए लोगों की एक नजरिया चेंज हो गया। जब उन्होंने वो सच देखा, इतना कत्लेआम देखा, तो वो एक एक नजरिया चेंज हो गया, जो शायद जब हम लोगों ने देखा कि कश्मीरी हिंदू पंडित यहाँ पर आए, तो बड़ा दुख है। मैं तो सॉरी फील करता हूँ। वैसे तो ये कश्मीर के एक एक व्यक्ति को सॉरी फील करना चाहिए, कश्मीरी हिंदू पंडितों को, लेकिन मैं एज ए जम्मू कश्मीर का हिस्सा होने के नाते मैं सॉरी फील करता हूँ। लेकिन एक चीज का फक्र भी बहुत है कि हम सभी डोगरों ने कश्मीरी हिंदू पंडितों को अपने गले से लगाया और कई सारे फैमिलीज को अपने साथ रखा, जितना रख पाए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर का एक बड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, कश्मीर के मुस्लिम्स जो पूरी की पूरा एक इकोसिस्टम है, उसका एक बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। हमारे जम्मू के लोगों को भी आगे नहीं बढ़ने दिया, हमारे डोगरों को भी आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन फिर भी कोशिश की सभी एक साथ मिलकर रहें, और उसका आप नतीजा आज देख रहे हैं कि कश्मीर फाइल जम्मू में जितनी देर लगी रही सिनेमाज में, तो हमारे डोगरों ने कई कश्मीरी पंडित्स के लिए फ्री टिकट्स का यहाँ पर जो है प्रावधान किया, उनको दिखाई, खुद से परचेज करके। मैंने भी कोशिश की कुछ जितना कर सकता। तो आज भी वो चीज एक हमने सेटअप की है, जिसका मैं धन्यवाद करूंगा विवेक जी का, पल्लवी जी का, दर्शन जी का, सौरभ जी, भाषा जी, अग्निशेखर जी, जिन्होंने बड़ा काम किया, आपका जो पूरा डायस्पोरा है। अब आपने बात जो की कि मुझे क्या फील होता है जब मैं कश्मीरी पंडितों के बारे में, जब भी मेरे सामने कोई स्टोरी आती है, तो सच में मैं आपको बताऊं कि मेरी 100 में से अगर 90 स्टोरीज होंगी, तो उसमें 50 के करीब में कभी कश्मीरी हिंदू पंडितों के घर जाके स्टोरीज करता हूं, जिसके लिए मुझे पर्सनली क्या सुनना पड़ता है, जो मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से सुनाऊंगा। कई सारे लोग हैं, क्योंकि आज वीर सावरकर जी का बर्थ एनिवर्सरी भी है, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि हिंदुओं के ऊपर टारगेट करते हैं हिंदू ही। तो वही चीज आज मुझे भी सुननी पड़ती है। बड़े सारे लोग कहते हैं भैया तू तो कश्मीरी पंडित नहीं है, फिर रोजाना कश्मीरी पंडितों की स्टोरी क्यों करता है। तो मुझे ये एक सुनना पड़ता है, और ये मुझे कुछ कश्मीरी पंडित जर्नलिस्टों से भी सुनना पड़ता है। तो मैं बड़ा मतलब खुल के जवाब देता हूँ। जो आपने मेरे को ट्विटर पे भी देखा होगा, मैं नहीं डर के या दब के जवाब नहीं दूंगा। मैं साफ बोलता हूँ, मैं कहा भाई साहब, अगर आपने जर्नलिज्म की होती, आपने रिपोर्टिंग की होती कश्मीरी पंडितों के घर जाके, शायद मुझे नहीं जाना पड़ता। बिल्कुल। तो मेरी वो बात सुन के नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन वो सच है, ये सच है। और कोशिश हमारी यही रहती है कि कश्मीरी हिंदू पंडितों का जितना दर्द है वो दुनिया के सामने लाएं। लेकिन कश्मीर फाइल्स ने एक मुझे भी बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि आज हम कश्मीर फाइल्स के जरिए, अगर हम एक व्यक्ति की स्टोरी को 10 बार बताना पड़ता था किसी के आगे कि भाई कश्मीरी पंडितों का दर्द है, आज हमें वो एक स्टोरी में ही बताना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को कश्मीर फाइल से पता चला कि ये एक दर्द है, जिस दर्द को हमें 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 इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इस दर्द को इग्नोर किया गया। मैं इस वर्ड को एक बार फिर से कोट करूंगा, इस दर्द को इग्नोर किया गया 1990 से लेकर आज तक। अगर इस दर्द को इग्नोर नहीं किया जाता कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअलों द्वारा, कुछ सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस द्वारा, कुछ सो कॉल्ड कश्मीर के ठेकेदारों द्वारा, या फिर कुछ सो कॉल्ड जर्नलिस्टों द्वारा, तो आज शायद कश्मीर फाइल्स बनाने की नौबत ही नहीं आती। आज विवेक जी को कश्मीर फाइल्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर इस दर्द को इग्नोर नहीं किया जाता। बट इग्नोर किया गया। आदित्य राज कोल जी की मैं बड़ी बड़ी इज्जत करता हूं, और मेरे को आज भी याद है इस टेररिस्ट यासीन मलिक को, जो उन्होंने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के अंदर एक्सपोज किया था। आज आदित्य जी जैसे जर्नलिस्ट अगर उस टेररिस्ट को एक्सपोज कर सकते हैं, तो वो जर्नलिस्ट क्यों इस टेररिस्ट को एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का, कि भैया तू आ और यहां आके अपने आप को अपनी हीरोइक कैरेक्टर पेश कर। इसकी वजह से, इसी कॉन्क्लेव की वजह से आज उसे कई लोग अपना मसीहा बना बैठे हैं। लेकिन बड़ा अच्छा किया था आदित्य राज कोल जी ने, वहीं पर उसको पूरा का पूरा एक्सपोज कर दिया, ताकि जो लोग उसे मसीहा बना रहे थे उनको पता चलता कि भैया ये मसीहा नहीं है, ये 4 इंडियन एयरफोर्स का कातिल है। इसने कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदू पंडितों को मारा है, इसने वहां पर टेरर फंडिंग की है, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की बेटी का किडनैपर है, और आज उन्हीं की बेटी उसी के लिए जो है शेल्टर की मांग कर रही है। तो ये जो एक इग्नोरेंस है, इस दर्द की इग्नोरेंस, तो ये जो 30 साल को इग्नोर किया गया, अगर ये नहीं किया जाता तो मेरे ख्याल से आज जरूरत ही नहीं पड़ती कश्मीर फाइल्स बनाने की। आज
कश्मीर फाइल्स से आज हमारे कश्मीर के जो मुस्लिम यंगस्टर्स हैं उनको पता चला कि भैया ये गलतियां हुई हैं, इसे मानना पड़ेगा, ये गलतियां हुई हैं। आज जम्मू के डोगरों को भी पता चला कि जो कश्मीरी पंडित जम्मू में आकर रोते थे, अपना दर्द बताते थे, वो दर्द था, जी क्योंकि कईयों को लगता था कि शायद ये मतलब झूठ कह रहे हैं, ये ऐसा हुआ ही नहीं होगा। लेकिन आज उनको पता चला कि एक बच्ची को वहां पर लकड़ी के आरे पर काट दिया गया, ऐसा भी हुआ था। बड़ा ब्रूटल सच है ये, इस सच को मानना पड़ेगा। इग्नोर बहुत देर से कर रहे थे, अब इग्नोर नहीं करना है इस चीज को, इसको एक्सेप्ट करना है। और बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं ये जरूर कहूंगा कि कश्मीरी हिंदू पंडितों का दर्द अगर कोई जर्नलिस्ट नहीं भी दिखाएगा, मैं उसमें हमेशा अपनी भागीदारी दिखाऊंगा। अगर मेरे पास कोई मीडिया प्लेटफॉर्म भी नहीं होगा, लेकिन अपना प्लेटफॉर्म मेरा अपना जो आशीष कोहली डोगरा जर्नलिस्ट फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, मैं उसके जरिए पूरा प्लेटफॉर्म उनके लिए दूंगा, जो एक एज ए यंगस्टर मुझे करना चाहिए। थैंक यू आशीष जी। सच में बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और हम सुनते आ रहे हैं, ऑब्वियसली आपके ट्विटर को देखते हैं, हम फॉलो करते हैं और यूट्यूब वीडियोस देखते हैं आपके। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जो आपको फील हुआ। ऑब्वियसली आप बेबाक हैं, आप ऑनेस्ट हैं। जो मनोज जी ने भी बताया कि एक जर्नलिस्ट जो है, अगर वो इस फील्ड में है तो उसको पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना है, उसको करेक्ट होना है। जो बेसिक फैक्ट है उसको बताना है, वो अनबायस्ड रिपोर्टिंग करनी है। और शायद तभी आपको पसंद करते हैं लोग, आपके फैंस हैं, लोग आपको समझते हैं। और बिना शोर शराबे के, क्योंकि आज का जो जर्नलिज्म है उसमें हम सब देखते हैं कि बहुत शोर है, बहुत ज्यादा शोर है, कि पता ही नहीं चलता कि वो जो होस्ट कर रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। जब मनोज जी को हम सुनते थे तब 90s से पहले, या कोई भी मीडिया पर्सनालिटी होती थी, एंकर होता था, जो वो बताते थे हम उसको पत्थर की लकीर समझते थे, क्योंकि वो ऑथेंटिक न्यूज होती थी। आज की डेट में हमें ये नहीं पता कि असली न्यूज क्या है, सो वी हैव टू वेरीफाई इट फ्रॉम सेवरल मीडियम्स एंड देन put it forward. तो ऐसे में आप जैसे जर्नलिस्ट आर सच अ वेलकम चेंज इन दिस काइंड ऑफ फील्ड। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आप इतने इंटीरियर्स में जाते हैं, जहां आप इंटरव्यूज करते हैं, जगती वगैरह तो सब जम्मू में है, लेकिन आप कश्मीर भी जाते हैं, आप बात भी करते हैं, लोगों से भी बात मिलते हैं, कभी आपको थ्रेट लगता है, या कभी आपको ऐसा लगता है कि लगता होगा, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, हाउ डू यू फील गेटिंग इनटू दोज जोन्स? क्योंकि मैं 32 साल से नहीं जा पाई हूँ, इसलिए नहीं कि मैं डरती हूँ, इसलिए कि मैं शायद वो सारा मंजर ना देख पाऊँ। लेकिन आपके लिए एज ए जर्नलिस्ट वहां जाते हैं आप बात करते हैं लोगों से, आपको कैसा फील होता है? नीरजा मैम, आपके इस बात का मैं जवाब देने से पहले एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जो मेरा रह गया था। वो ये है कि इस 30 साल के समय के अंदर जो ये दर्द को इग्नोर किया गया है, इसके अंदर एक चीज को बड़े गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। वो ये कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर कश्मीरियत का जो एक ढिंडोरा पीटा गया, जो कश्मीरियत का ढिंडोरा पीटा गया, वो कश्मीरियत है नहीं, कश्मीरी हिंदू पंडितों के बिना थी। जी। वो जो ढिंडोरा पीटा गया, उस कश्मीरियत के अंदर कश्मीरी हिंदू पंडितों की बात नहीं होती थी। सो उस चीज के अंदर कश्मीर फाइल्स ने एक बड़ी अच्छी चीज ऐड की है कि आज के बाद अगर कोई भी वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर जाकर कश्मीरियत की बात करेगा, तो उसके अंदर कश्मीरी हिंदू पंडितों की बात भी होगी। एक ये पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये कि आपको याद होगा, एक बार हमारे यहाँ के फॉर्मर, मैं यहाँ के तो नहीं बोलता, कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को, जम्मू के मैं कैसे बोलूं, जम्मू के बारे में बात ही नहीं करते, तो वो कश्मीर के हुए, कश्मीर के भी, फिर कश्मीर के भी, वो भी कश्मीरी हिंदू पंडितों के बिना कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर रह चुके उमर अब्दुल्ला को देश के किसी कोने में वो गए थे किसी कॉन्फ्रेंस में, तो वहां पर कुछ कश्मीरी पंडितों का ग्रुप था, मैं नहीं जानता कि वो कौन लोग थे, लेकिन कश्मीरी हिंदू पंडितों ने वहां पर उमर अब्दुल्ला तक को एक्सपोज कर दिया था कि भैया शेख अब्दुल्ला ने क्या किया हमारे साथ फारूक अब्दुल्ला ने क्या किया। तो ऐसी चीजों की जरूरत है आगे आने की, चाहे वो जर्नलिस्टों में भी हो, चाहे वो सोशल एक्टिविस्टों में भी हो, जो सवाल करें, इनको सवाल करना बहुत जरूरी है, ताकि ये लोग इस चीज को माने कि भैया गलती हुई है।
क्योंकि जी। गलती हुई है, इस चीज को मानना पड़ेगा। जो आपने सवाल किया कि जब मैं जर्नलिज्म करता हूँ, सच में नीरजा जी, जम्मू कश्मीर के अंदर जर्नलिज्म करना बड़ा ही मुश्किल काम भी है। मुश्किल काम इसलिए क्योंकि अगर आप इनकी बोली बोलेंगे तब तो ये आपके बड़े गुड बुक्स में होंगे और मैं भी इनके गुड बुक्स में होगा, लेकिन अगर आप बोली बोलेंगे उस दर्द की जिस दर्द को छेड़ा नहीं गया हो, तो ये आपको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस जिस तरह से मुझे बर्दाश्त नहीं करते कई लोग, और मैक्सिमम टाइम नहीं बात करते हैं। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये कभी इंटरव्यू देते नहीं है। अगर दें तो मैं जरूर दो चार चीजें पूछूं भाई कि कैसे कश्मीर फाइल्स यहाँ पर जो है फिर से जो राहुल भट्ट जी की किलिंग हुई है, शहीद राहुल भट्ट जी, कश्मीर फाइल्स ने किस तरह से उसके अंदर जो आप कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स की वजह से किलिंग हुई है, तो मैं ये सवाल जरूर पूछूं। क्योंकि जब बिंद्रू जी की किलिंग हुई तब कश्मीर फाइल्स रिलीज नहीं हुई थी। बिंद्रू जी की किलिंग, जो कि एक मेडिकल शॉप चलाते थे, उनकी दुकान पर जाके गोली मारेगी, तब कश्मीर फाइल्स बिल्कुल रिलीज नहीं हुई थी। कश्मीरी हिंदू पंडितों के अलावा कश्मीरी मुस्लिम्स जो देश की बात करते थे, मोहम्मद अयूब पंडित नमाज पढ़ के घर आ रहा था, उसे गोली मार दी गई सड़क के ऊपर, तब कश्मीर फाइल्स नहीं बनी थी। 7 साल के बच्चे को गोली मार दी गई, वो भी एक मुस्लिम कम्युनिटी का था, तब भी नहीं बनी थी। 2 बहनों को गोली मार दिया, इसरत मीर और कुछ नाम है उन दोनों बहनों के, उनको गोली मार दी, तब कश्मीर फाइल्स नहीं लगी थी। राजौरी के एक इंडियन आर्मी के सोल्जर मोहम्मद औरंगजेब को गोली मार दी गई, तब कश्मीर फाइल्स नहीं थी। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म जो है उसके ऊपर ठिकरा फोड़ो, ना कि कश्मीर फाइल्स के ऊपर। हाँ, अगर ठिकरा फोड़ना है तो ऐसी फिल्मों पे जरूर फोड़ो ठिकरा जिन्होंने सच नहीं दिखाया, जिनका नाम हमारे सर अभी ले रहे थे, जिनमें फिजा, जिनमें शिकारा भी। शिकारा क्या था? शिकारा एक लव स्टोरी थी। क्या हम कश्मीरी हिंदू पंडितों के दर्द को एक शिकारा फिल्म से दिखा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते। अगर आपको लव स्टोरी जैसी फिल्में बनानी है तो और बड़े सारे कंसेप्ट हैं, आप कश्मीर में जाइए, शूटिंग करिए, डल में जाइए, हाउस बोट में जाइए, करिए शूटिंग। बट अगर कश्मीरी पंडितों की बात करनी है तो फिर उनका दर्द दिखाना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि कितनी कितनी उनको जो है यातनाएं सहन करनी पड़ी है। तो थ्रेट्स का काफी ज्यादा रहता है, इसीलिए कई जगहों पर मुझे बर्दाश्त नहीं किया जाता, तो कई बार वहां जाओ तो उन लोगों से सुनना पड़ता है, जी। बात से बोलना या कश्मीरी हिंदू पंडितों को सपोर्ट करना नहीं भी पसंद आता है, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ माय जॉब, माय प्रोफेशन। इसको तो अब हमने रहना ही है, इसके साथ ही चलना है, क्योंकि सच का साथ तो देना है। सच के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, सच का साथ देना है। मैं वो जर्नलिस्ट नहीं बन सकता जो कश्मीरी हिंदू पंडित के एग्जॉडस को ना माने। आप समझ रहे हैं मैं जी। किस फीमेल जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं। मैं वो जर्नलिस्ट बनकर अपने साथ मिलियन फॉलोअर्स नहीं लेना चाहता, झूठे फॉलोअर्स। मैं नाम भी ले लेता हूं, मैं बरखा दत्त जैसा जर्नलिस्ट नहीं बनना चाहता कि मैं मिलियन फॉलोअर्स ले लूं झूठे, और कश्मीरी हिंदू पंडितों की दर्द को गलत तरीके से पोर्ट्रेट करूं, जो बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स या एबीसी न्यूज या फिर कोई और बीबीसी जैसे चैनल जो एंटी हिंदू और एंटी इंडिया चैनल है, वो उनकी रिपोर्टाज जो है शेयर करें और उसमें से चीजें निकाल के इंडिया के कश्मीरी हिंदू पंडितों को पोर्ट्रे करें। मैं वो नहीं बनना चाहता। मेरे 50,000 फॉलोअर ही काफी है, लेकिन मैं सच के साथ रहना चाहता हूं। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, हमारे जैसे आज मैंने कहा कि वीर सावरकर जी का, मैं थोड़ा सा समय ज्यादा ले रहा हूं, मैं बस खत्म करूंगा। जैसे वीर सावरकर जी की आज बर्थ एनिवर्सरी है, तो उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को हिंदुओं से ही खतरा है। तो वैसे ही कश्मीरी हिंदू पंडितों में भी कुछ लोग हैं, कुछ हैं, जैसे कुछ जो गुपकार अलायंस के पास चले गए। अब पता नहीं कौन लोग गए, कैसे उन्होंने जाकर वहां पर उनसे सिक्योरिटी मांगी, ये मैं नहीं जानता हूं। और दूसरी बात, बीबीसी में एक वीडियो वायरल हुआ था हमारे जगती का ही, कश्मीर फाइल्स के ऊपर। वो जिस व्यक्ति ने कश्मीरी हिंदू पंडितों के दर्द को, विवेक रंजन अग्निहोत्री जो जो जम्मू कश्मीर के और एक कश्मीरी हिंदू पंडित नहीं है, और उन्होंने वो दर्द सामने लाया, उसके एंटी जाकर उसने एंटी इंडिया चैनल बीबीसी में जो बात कही थी, उसके लिए वो बड़ा शेमफुल है उस व्यक्ति के लिए। और उस व्यक्ति को हमेशा अपनी कम्युनिटी से माफी मांगनी चाहिए जो उसने काम किया। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसी कम्युनिटी से है। उसके पिताजी से मैंने बात की है, मेरे पास उनके पिताजी का इंटरव्यू है यूट्यूब के अंदर। मैं ग्लोबल डायस्पोरा को वो इंटरव्यू जरूर दूंगा। उनके पिताजी ने एक बार अपना दर्द बताया था कश्मीरी हिंदू पंडित होने के नाते, और उनके बेटे ने बीबीसी के सामने आकर और कुछ
पैसों के कुछ, अब मैं क्या बोलूं, किस चीज के आगे बिक कर और कुछ एजेंट बनकर या फिर किसी सो कॉल्ड पॉलिटिशियन के तलवे चाटकर ऐसी वीडियो बनाई और हमारे कश्मीरी हिंदू पंडितों को बदनाम करने की कोशिश की। वो लोग हर कम्युनिटी में होते हैं ऐसे लोग, तो ये उनकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट दी गई थी जो बड़ा शेमफुल थी और मैं उसको कंडेम करता हूँ। जी जी जी, बहुत सही कहा आपने। हर कम्युनिटी में ऐसे लोग होते हैं और कंट्री में भी, और हम यहाँ वेस्ट में बैठ के भी हम लड़ रहे होते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स से, वॉशिंगटन पोस्ट से, जहाँ पे हमारे ही पत्रकार आके एंटी इंडिया, एंटी कम्युनिटी, एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स लिखते हैं और यहाँ लोग उससे प्रभावित होते हैं। और हम रोज एक एक पिटिशन डालते रहते हैं, हमें तो मौका ही नहीं देते। वो हम जो भी कहना चाहते हैं वो तो कहीं पब्लिश भी नहीं होता है, क्योंकि हमने कभी ढेर सारे लेटर्स भेजी हैं एडिटर्स को, बट कभी उसको उन्होंने देखा तक नहीं होगा, क्योंकि उनको जो सूट करता है वही वो बताते हैं। और ये जो जंग है, ये जो वॉर है ऑफ वर्ड्स, ये तो चलता आ रहा है। यस, द कश्मीर फाइल्स ने जो एक रेवोल्यूशन लाया है, और हमारे लिए स्पेशली बीइंग पार्ट ऑफ जीकेपीडी, हमने उनके साथ पिछले 4 साल से काम किया है इस पे। और मुझे बहुत अपने आप पे मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि पिछले 32 साल से जो हम जंग लड़ रहे थे, लेकिन शायद वो कहते ना, रिबाउंड होके वापस आ रहा था, क्योंकि हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं, और जो हम प्रेजेंट करते थे उसी को उल्टा कह के कि भाई आपको तो जगमोहन ने निकाला, आपको तो गाड़ियां दी, आप तो डोल पे रहते हो। अब मुझे बताइए हम कौन से डोल पे रहते हैं? हम तो मेहनत करके जहां पहुंचे वहां पहुंचे हैं। So, but this is one fact that the Kashmir files has totally devastated, because मैं that's एक छोटी सी बात रखना चाहूंगा नीरजा जी, जी। माफी चाहता हूँ आपको no बीच no में no रोक रहा हूँ। carry on। एक और प्रोपोगेंडा बड़ा ज्यादा यहाँ पर फैलाया गया। वो ये था कि विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने कश्मीर फाइल्स बनाई, जो हिंदुओं को, जम्मू के डोगरों को इस फिल्म से दूर करने के लिए प्रोपोगेंडा किया गया। और ये स्पेशली कहा गया कि इसके अंदर सिर्फ कश्मीरी हिंदू पंडितों की बात की, हिंदुओं की बात नहीं की। हिंदुओं के साथ भी ऐसा हुआ है, हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ है। डोडा में भी हुआ है मैसेकर, जी। किश्तवाड़ में भी मैसेकर हुए हैं, राजौरी में भी मैसेकर हुए हैं, रियासी में भी मैसेकर हुए हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन पहली बार एक व्यक्ति ने कोशिश की हिंदुओं के दर्द को सामने लाने के लिए। मैं अप्रिशिएट करता हूं। और हाँ, इस फिल्म से कम लोगों के दिमाग में एक शब्द तो आया, जिसको बड़ी मुश्किल से हम कोशिश कर रहे थे रोज, लेकिन एक फिल्म ने लोगों के दिमाग में एक शब्द को ऐड किया। क्योंकि हमेशा कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी पंडित कहा जाता था, आज उन्हें कश्मीरी हिंदू पंडित कहा जा रहा है, जो इस फिल्म ने लोगों के दिमाग में डाला, जिससे कश्मीरी हिंदू पंडितों का दर्द तो सामने आया, हिंदुओं का दर्द भी सामने आया, जो हिंदुओं के साथ काफी देर से अत्याचार हो रहे थे, जो बॉलीवुड ने लगातार हिंदुओं को क्रिटिसाइज किया, हिंदुओं के एंटी फिल्में बनाई। विवेक जी की फिल्म ने कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ हिंदुओं के दर्द को भी आगे लाया है। जो इस तरह का प्रोपोगेंडा किया जा रहा था कि जम्मू के जो डोगरे हैं वो इस फिल्म से दूर रहें, ताकि जो एक कश्मीर का प्रोपोगेंडा है इस फिल्म के खिलाफ, वो लोग वो सफल हो जाएं उस प्रोपोगेंडा को करने में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जम्मू के जितने भी लोग हैं उन्होंने इस फिल्म को पूरा प्यार दिया, सपोर्ट दिया और इस सच को लोगों तक पहुंचाया, इसलिए वो भी प्रोपोगेंडा उनका फेल हुआ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। माय सैल्यूट टू यू एट दिस यंग एज। यू आर, आप बिल्कुल किसी बायस में नहीं है। आप जो आपको दिखता है वो आप रिपोर्ट करते हैं। आई एम श्योर मनोज जी को आप पे काफी गर्व होगा, क्योंकि आप सेम फील्ड से आ रहे हैं। मुझे गर्व है कि हमारे डोगरा भाई, हमारे बच्चे जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं, वो बेबाकी से अपना काम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जी आशीष जी की। 15 साल की, मतलब मैंने कोई दूसरा पत्रकार नहीं देखा जो 15 साल की उम्र से पत्रकार बना हो। बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। मनोज जी धन्यवाद। और आपसे आज इस साक्षात्कार में जो मिलने का मुझे मौका मिला है, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। और मैं एक सच बोलना चाहूंगा। पता नहीं आप मतलब इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं सच बोलना चाहूंगा। कश्मीर फाइल्स में 6 बार देख चुका हूँ थिएटर में। तो आपका जो इंटरव्यू होता है या बिटक राटे के साथ, तो मुझे आज आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है
कि आपसे मुलाकात करने का मतलब है कि बिट्टा कराटे की जो आज हालत है, जो आज उसकी हालत है, उसको एक्सपोज करने वाले आप हैं। चाहे उस समय एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हम जानते हैं सरकार का क्या रोल रहता है। सरकार का चाहे रोल आपको कोशिश की हो कि आपकी पत्रकारिता आगे ना बढ़े, लेकिन आपके उस इंटरव्यू ने उस बिट्टा कराटे को बिट्टा कराटे से टेररिस्ट बिट्टा कराटे बनाया। इसलिए धन्यवाद है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। आपको मुझे लगता है हम सुनते ही रहें, कहीं इंटरप्ट ना करें, लेकिन ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट होता है। तो मैं सुरेंद्र जी आपको फ्लोर देती हूँ। आप प्लीज इसको, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग एल्स, इफ यू वांट टू कंक्लूड, और प्लीज टेक इट फॉरवर्ड। सुरेंद्र जी, Surinder ji, you have to unmute yourself. निर्जा जी, मैं 1 मिनट लूंगा। हाँ जी, जरूर जरूर। पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा मनी जी का, और मनोज जी के साथ जो बातचीत हमने की वो अधूरी रह गई। वो पूरी बातचीत, हम इस बातचीत को आगे और बढ़ाएंगे। जी जी। मनोज जी के साथ जो बातचीत है, क्योंकि लोग उनको बहुत सुनना चाहेंगे, पूरा देश विदेश में लोग जुड़ेंगे और बातचीत और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। मैं रघुवंशी जी को और आशीष जी को बताना चाहता हूं कि वसुदेव कुटुंबकम, निर्जा जी न्यू जर्सी में है, ह्यूस्टन में है अपने सुरेंद्र जी, मैं नोएडा में हूँ, रघुवंशी जी गाजियाबाद में है, और वनी जी दिल्ली में है, और आप जम्मू में है। तो इससे बढ़कर वसुदेव कुटुंबकम क्या हो सकता है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि मैं बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व था 1989-90 में, और मैं हर एक बार जब कहीं भी देश विदेश कहीं वेबिनार हूं, मैं कभी लेक्चर हूं, मैं सबसे पहले करता हूं कि जम्मू के डोगरू को धन्यवाद करता हूं, और हाथ फैलाकर धन्यवाद करता हूं कि मुझे पता है कि गीता भवन हमारा हेडक्वार्टर था, और इवन 6 महीने तक मेरी चिट्ठियां तक गीता भवन पर ही आती थी। और उस वक्त की जो वैद विष्णु दत्त जी थे, ओम प्रकाश जी मैंगी थे, सतपाल जी थे, चमनलाल जी थे, चमनलाल जी के ब्रदर, और आर्य समाज ने, सिख समाज ने जो हम कश्मीरी हिंदू की सेवा की, हम उम्र भर ऋणी रहेंगी, हमारी जनरेशनें ऋणी रहेंगी कि डोगरू ने और पूरे हिंदू समाज ने, सिख समाज ने हमारे साथ, आर्य समाज ने, सनातन धर्म सभा ने, क्योंकि सबका मुझे पता है कि सारे आगे आगे, और वो जो आगे उस टाइम आगे हम सरवाइव कर पाए, हम जिंदा रहे, हम ठीक तरह से रहे, तकलीफें तो उठाई, लेकिन हम इस वक्त जो सरवाइव कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दैट। इसके लिए पूरी जम्मू की जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से, आशीष जी के माध्यम से हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और आज सुरेंद्र जी फिर लेंगे, वो भी धन्यवाद करेंगे, और मैं ग्लोबल डायस्पोरा की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जो फेसबुक पर और यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े हैं लोग, और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, हम सच को आगे बढ़ाएंगे और शिद्दत के साथ देश के लिए, कश्मीर के लिए लड़ेंगे। नमस्कार। आशीष जी बाहर गर्मी में बैठे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत देर से बैठे हुए हैं। सुरेंद्र जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, so I think it was a very insightful discussion, and मुझे RVS मनी साहब और आशीष जी, आशीष जी खास तौर पे इतने यंग होने के बावजूद ही ये आपका बेताक बोलते हैं, मतलब दिल से बोलते हैं, किससे सुरेंद्र जी योर नेटवर्क is very poor. Yes. Sorry about this glitch. चलो निर्जा जी, आप नमस्कार सबको धन्यवाद करके इसको
सॉरी अबाउट नमस्कार। आज सुरेंद्र जी कहीं ऐसे स्पॉट में बैठे हैं जहां उनका रिसेप्शन बहुत पुअर है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, हमने ढेरों वेबिनार किए हैं। बीच में देवदास जी, वो I repeat, जी both in the case of shifting the trial from Srinagar जी as well as reclaiming the snatched property. I don't call them abandoned, snatched property. कोई भी अगर मदद चाहिए, जी उत्पल जी भी शायद नोएडा में भी है, साक्षी मटू भी नोएडा में ही है, जी तो उनके थ्रू एक्चुअली आई वांट अ बैच ऑफ पिटिशन, एक एक करके ना दिक्कत होती है। जी Copy करने के लिए। मैं पर्सनली आपको रीच आउट करूंगी, क्योंकि हमारा अपना घर है जो कि साक्षी मटू is for I will reach out. साक्षी मटू is for from India for जी I will try to reach out. Thank you she so will much. write a doctor to me. जी You can always reach out to her. Otherwise और भी लोग हैं, सुमित पीर है या कोल वगैरह है, but साक्षी मटू is the center point so that it comes in a bunch. ठीक ना Okay ना? That's- मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर मुझे परमिशन मिले तो। जी आशीष मैंने ना जब कश्मीर फाइल्स मूवी सिनेमा घरों में लगी हुई थी, तो मैंने एक बात रखी थी जो ना बात काफी वायरल हुई सोशल मीडिया पर। मैंने ये बात रखी थी कि जो उमर अब्दुल्ला जी हैं, महबूबा मुफ्ती जी हैं, फारूक अब्दुल्ला, सजाद लोन और गुलाम नबी आजाद, ये सब लोग बिना कश्मीर फाइल्स देखे हुए इस फिल्म के ऊपर टिप्पणियां कर रहे थे। तो मैंने कहा था कि इनकी फिल्म की टिकट्स का खर्चा मैं उठाऊंगा और इनको इंटरवल में कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न भी मेरी तरफ से होंगे। तो इन्होंने उस समय मेरी उस बात को सुना, मेरे को पता चला कि इनके पास तक पता चल गई ये बात, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया मेरा ये इनविटेशन। अब आपके ग्लोबल डायस्पोरा के माध्यम से मैं एक बार फिर से इनवाइट करता हूं, क्योंकि अब हमारी ये फिल्म कश्मीर फाइल्स ZEE5 पे आ चुकी है, तो मेरे पास उसकी सब्सक्रिप्शन है। उसकी सब्सक्रिप्शन हम 5 लोगों को दे सकते हैं। तो मैं अपने आप को जोड़कर उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आजाद, इनको ये सब्सक्रिप्शन देना चाहता हूं। अगर इनको ये पासवर्ड चाहिए हो तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कर ले। जी आशीष जी, बहुत बहुत बढ़िया कहा आपने। और अगर डिनर का भी इंतजाम करना हो वो मैं कर दूंगी, तो उनको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सुरेंद्र जी इज बैक इन, तो व्हाई डोंट यू कंक्लूड सुरेंद्र जी। बट थैंक यू फ्रॉम माय साइड, मनी जी और मनोज जी और आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सुन के। सुरेंद्र जी, आई थिंक आज उनका नेटवर्क काफी कुछ दिक्कत दे रहा है, तो मैं उनकी तरफ से, ग्लोबल डायस्पोरा की तरफ से, उत्पल जी की तरफ से, सब व्यूअर्स की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज आपने टाइम स्पेयर किया। और आशीष जी कब से गर्मी में बैठे हुए हैं। हाँ, जर्नी नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात मतलब नहीं। ये नहीं है कि हम उनको सजा दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप ये संघर्ष है हमारा, ये संघर्ष है। Thank you so much for being part of our struggle, and that's very humbling for us. And wish you well, blessings from us. धन्यवाद। जय मां शारदा। जय मां शारदा। और कश्मीर हमारा है, सारा का सारा हमारा सारा है। हमारा है। ये हमारा आपका, मैं आगे चलाऊंगी। धन्यवाद धन्यवाद मनोज, मनी जी, उत्पल जी, सुरेंद्र जी, नमस्कार।